अगर आप NISM के सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है CA नितिन गुरु और हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी NISM की सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की जो प्रिपरेटरी वीडियोस हैं वो skill91.com पे अवेलेबल हैं, तो उस वेबसाइट पे आप हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट ज़रूर करिएगा। पर अब हम आगे बात करते हैं NISM के सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन कोर्सेज़ के लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप मैथ स्टूडेंट हैं, आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं या आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आप इन कोर्सेज़ के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ का एग्ज़ाम दे के इन्हें क्वालिफाई कर सकते हैं। और इनकी कॉस्ट, स्कोप और टाइम को आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने बहुत ब्रीफ डिस्कशन पिछले वीडियो में करा था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी के फर्स्ट स्टेप हैं, यानी अगर आप कोई बड़ा फाइनेंशियल कोर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये सर्टिफिकेशंस कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, पता लग जाता है कि क्या फाइनेंस आपके लिए है, आप फाइनेंस के लिए हैं कि नहीं, कि क्या आपका और फाइनेंस का कैसा रिश्ता है। हमारे NISM इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स और NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स ऑलरेडी Skill91 पे अवेलेबल है। मैं खुद भी ये कोर्सेज़ क्वालिफाई कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जिस तरीके से मैंने ये सर्टिफिकेशंस ले रखी हैं, मैंने इनकी पढ़ाई कर रखी है और इसी वजह से हम इनके कोर्सेज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं NISM की सारी डिटेल्स। तो पहला प्रश्न उठता है कि NISM के सर्टिफिकेशन अगर आपने प्राप्त करनी है, अगर आपने इन कोर्सेज़ को पढ़ना है, इनके एग्ज़ाम्स देने हैं, तो सबसे पहले आपको NISM के कोर्सेज़ के लिए एडमिशन कैसे लेना है, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप NISM की वेबसाइट पे जाएंगे। आप गूगल पे जाकर अगर चाहें तो NISM सर्टिफिकेशंस टाइप कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे, certifications.nism.ac.in। इस पे जाने के बाद, क्योंकि आप पहली बार सर्टिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, यानी आपका अकाउंट उनके पास बना हुआ नहीं है, उन्होंने आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और बाकी डिटेल्स अभी तक कंफर्म और वैलिडेट नहीं की हैं, इसलिए आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास न्यू अकाउंट की जगह है, जिस पे कि आप क्लिक करेंगे और उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, वो आपको पहले ही कहता है कि अपना पैन कार्ड स्कैन्ड कॉपी अवेलेबल रखिए, अपनी फ़ोटो अवेलेबल रखिए, अपना एड्रेस प्रूफ जो कि शायद आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं या पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, उसे रखिए। अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जितना भी आप पढ़े हैं उसका जो हाईएस्ट पॉसिबल आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके प्रूफ आप अपने पास ज़रूर रखिए स्कैन कॉपी में, क्योंकि आप प्रेफरेबली ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। तो जैसे ही आप इसे ओके करते हैं, ये आपको एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आता है। देखिए, किसी भी संस्था में एडमिशन के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अब हम NISM में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको कि NISM जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट है। ये एजुकेशनल विंग है सेबी का। हाँ जी, जैसे ये लिखा जाता है, ये एजुकेशनल इनिशिएटिव है सेबी का, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यानी वो सेंट्रल बॉडी जो पूरे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करती है, ये उनकी एजुकेशनल विंग है। यानी अगर आप NISM की सर्टिफिकेशन प्राप्त करते हैं तो आप डायरेक्टली सेबी से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। आप ये पूरा का पूरा फॉर्म अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, अपनी फ़ोटोज़, अपना पैन कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, वो सब कुछ आप अपलोड करेंगे। अपनी सारी डिटेल्स इस पूरे फॉर्म को आप भरेंगे और पूरा फॉर्म भर देने के बाद आप एंड में सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे, वो आपकी ये सारी डिटेल्स सेव कर लेते हैं और आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजते हैं एक्टिवेशन का, यानी वो आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है जिस पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। आइए मैं उस प्रोसेस को भी आपको ज़रूर समझा देता हूँ। अब मैं आपको एक PDF फाइल पे ले आया हूँ, जो कि NISM की अपनी PDF फाइल है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। ये उसका पूरा फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन जाते हैं certifications.nism.ac.in, जिस वेबसाइट पे मैं आपको ले गया था। वहाँ पे आप अकाउंट एक्टिवेशन का जो ईमेल आपके पास आया होता है, आप उसे क्लिक करते हैं। तो आपने अपना फॉर्म भर दिया था रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म। जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं, आप अपने ईमेल आईडी पे, आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
एक्टिवेट होने के बाद आप दोबारा अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो आपने डाला होगा, होपफुली आपका ईमेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी है, उससे आप लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड पुट करेंगे, आप अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ये सारी डिटेल करते हैं तो अकाउंट को एक्टिवेट करने में, वैलिडेट करने में उन्हें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। इट कैन टेक अप टू 2-3 डेज़ ऑल्सो। यानी जैसे ही अगर, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस आप जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा। लेकिन अगर आप डिटेल दे देंगे, आपका अकाउंट रेडी होगा, तो जब आप एग्ज़ाम की एनरोलमेंट लेना चाहेंगे, आप एग्ज़ाम की एनरोलमेंट ईजिली ले पाएंगे। और अगर आपका यही प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो आपकी एग्ज़ाम की एनरोलमेंट डिले होती जाएगी। तो इस प्रोसेस को तो कोशिश करें आप आज ही कंप्लीट कर लें, कि आप NISM की वेबसाइट पे जाएं और अपनी सारी डिटेल्स भर कर अपने अकाउंट को वैलिडेट कर दें। फिर वो अपने एंड पे उसे चेक करके आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही एक्टिवेट कर देंगे उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट होता है, यानी एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि बिना किसी खर्चे के आपका NISM में एडमिशन हो गया है। जी हाँ, एडमिशन हो जाता है। इसके बाद आपको एनरोलमेंट करनी होती है। एनरोलमेंट करने का मतलब होता है कि अब आपको एग्ज़ाम एनरोल करने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि NISM के पास तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लगभग 25 एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं। अब आपको सारे तो देने नहीं हैं, वो तो आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं। मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि पहला आप इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दें, क्योंकि आपको डेरिवेटिव समझ आने चाहिए। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट अगर आपको समझ आती है, वो थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन अगर आपको वो समझ आने लगता है तो आपको समझ आ जाती है ये बात कि मुझे फाइनेंस समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार फाइनेंस को इस लेवल पे पढ़ना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने डेरिवेटिव्स के बारे में कभी भी कहीं भी पढ़ाई नहीं की है। तो आपको पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स का सिलेबस पिकअप करना चाहिए। आप एनरोलमेंट, आपके पास एक विंडो होगी जिसमें एनरोलमेंट लिखा होगा। आप जैसे ही एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, वो आपको एग्ज़ाम्स की पूरी लिस्ट दिखा देंगे। आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम की डेट और टेस्ट सेंटर्स पूछेंगे आपसे। अब यहाँ पे डेट तो आप अपने हिसाब से, यूजुअली आप एक दिन सेलेक्ट मत कीजिएगा, आप ना एग्ज़ाम के लिए 2 हफ्ते का टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो पूरे 2 हफ्ते में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है वो आपको सारी दिखा देंगे। फिर उसमें से जो भी मोस्ट कंफर्टेबल टाइमिंग है आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब वो सिटी पूछेगा एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हुए, सिटी आपकी कौन सी है, तो अगर आप एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहते हैं, यानी अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके नहीं देना चाहते, अपने घर पे अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप सिटी में ऑनलाइन को सिलेक्ट कीजिएगा। जी हाँ, आप सिटी वाली जगह पे ऑनलाइन को सिलेक्ट कीजिएगा। कुछ एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन सिलेक्शन अभी भी अवेलेबल नहीं है, पर इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, इन दोनों ही एग्ज़ाम में अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन को सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन के बाद एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर को सिलेक्ट कीजिए जब वो आपसे सेंटर पूछेगा। अदरवाइज़ अगर आप मान लीजिए कि आप किसी एक सिटी से एग्ज़ाम, दिल्ली सिटी से देना चाहते हैं, तो आप जब दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिल्ली में जो जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो दिखा देगा। अगर आपने जाकर एग्ज़ाम देना है तो आप उनमें से कोई एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और स्लॉट बुक कर सकते हैं। पर कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो जो एग्ज़ाम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से आपको उन्हें ऑनलाइन दे लेना चाहिए, क्योंकि घर बैठ के बहुत कंफर्टेबली आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको जाने आने का टाइम बचता है। तो आप एग्ज़ाम का स्लॉट सिलेक्ट करें, उसके बाद अपनी पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद वो आपको पेमेंट की रिसीट दे देंगे, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आपने उसे डाउनलोड करके रख लेना है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो यानी ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले आप वेबसाइट पे जाके एनरोलमेंट करते हैं। एनरोलमेंट करने के बाद आपका अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट होने में 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। उन 2-3 दिनों के बाद जब वो आपको एनरोलमेंट अलाउ करते हैं, तब जाके आप वेबसाइट पे लॉगिन करें अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ और एग्ज़ाम को सिलेक्ट करें, एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट करें। आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं, दैट इज़ एंटायरली योर ओन चॉइस। बट कोविड के टाइम्स में प्रेफरेबली ऑनलाइन है। तो जब आप इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए अपीयर कैसे होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे यहाँ पे इन्होंने इस सारे प्रोसेस की स्क्रीनशॉट्स प्रेजेंट की हैं कि पहले आप NISM की वेबसाइट पे जाएं, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, जैसा मैंने आपको दिखाया। आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। फॉर्म पूरा फिलअप कर लेने के बाद आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर लेने के बाद आपके ईमेल पे एक ऐसा लिंक जनरेट होकर आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट
इसे आपके अकाउंट को वैलिडेट करने में समय लगता है। जैसे ही वो आपका अकाउंट वैलिडेट कर देते हैं, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। जब अपने अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से लॉगिन दिखाई देगा। और लॉगिन दिखाई देने के बाद यहाँ पे एनरोलमेंट का एक कॉलम आ रहा होगा। उस एनरोलमेंट के कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बड़े सारे एग्ज़ाम्स दिखाई देंगे। उन एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम को आपने देना है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे आपकी मोड ऑफ पेमेंट पूछता है, एग्जामिनेशन की सिटी पूछता है, एग्जामिनेशन सेंटर पूछता है और कब से कब तक, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप इसमें कोशिश करा कीजिए कि थोड़ी बड़ी विंडो सेलेक्ट करें, 14 दिन की या 7 दिन की। मतलब जैसे आप मान लेते हैं 1 तारीख से 8 तारीख या 10 तारीख तक का आप इनके बीच में गैप लेके क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कि उन दिनों में कौन कौन सी मतलब आपकी प्रेफर्ड सिटी में कितने एग्ज़ाम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। और उसमें से जो भी मोस्ट फेवरेबल स्लॉट होगा आप उस पर क्लिक करें और बुक करें और अपनी पेमेंट करें। यानी ये प्रोसेस जब तक आप एग्ज़ाम बुक नहीं करते वो आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, राइट। तो जैसे ये स्लॉट्स दिखा देते हैं, आपको जो भी स्लॉट पसंद है आप उस पर क्लिक करेंगे, इससे आपका एग्ज़ाम बुक हो जाएगा। आपका बुक अ स्लॉट पे आप क्लिक कर लेंगे और आपको फिर पेमेंट कर देनी है। जो भी आपने पेमेंट करी है उसके बाद वो आपको डैशबोर्ड पे आपके लिए एग्ज़ाम अपीयर करने लगेगा, राइट। ऑनलाइन एग्ज़ाम देना कैसे है, इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे आपकी विंडो पे आपको एग्ज़ाम दिखाई देने लगेगा। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद यहीं पर ही आपको सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, ये एग्ज़ाम क्योंकि कंप्यूटर पे होता है और ये एक MCQ एग्ज़ाम होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं आपका स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाता है, यानी आपने कितना स्कोर किया है वो उसी वक्त पता लग जाता है, पास और फेल उसी वक्त पता लग जाता है। आई होप ये सारी की सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, लेकिन इसके लिए आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड होना ज़रूरी है। आगे बातचीत चल रही है CPE प्रोग्राम के बारे में। ये मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का, क्योंकि जब ये आपको पहली बार इशू किया जाता है तो ये 3 ईयर्स की वैलिडिटी के लिए किया जाता है ये सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपको इसे कंटिन्यू कराना है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप दोबारा एग्ज़ाम दें और आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो आप CPE यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन को अटेंड करें, जो यूजुअली पहले ऑफलाइन होती थी, होटल में होती थी, बड़े होटल में होती थी। 2-2.5 हज़ार उसकी फ़ीस होती थी। वहाँ आप जाते थे, वहाँ मील्स मिलती थी, खाना पीना बहुत अच्छे से मिलता था। वहाँ पे आपको वो सिखाते थे कि अब क्या नए चेंजेस आए हैं और आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आगे वाले पीरियड के लिए दोबारा 3 साल के लिए और वैलिडेट हो जाता है बिना कोई एग्ज़ाम दिए। पर अब ये प्रोग्राम eCPE हो गया, यानी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 3-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन और उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो अगले 3 साल के लिए दोबारा रीवैलिडेट हो जाता है। कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं, मतलब 2 रास्ते हैं। मान लीजिए मैंने आज एक सर्टिफिकेट लिया, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल है, तो मुझे 3 साल के से पहले ही, 1 साल पहले ही अगर मैं eCPE कर लेता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड से CPE कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन कर लेता हूँ, तो उसके बाद भी 3 साल के लिए मेरा सर्टिफिकेट अपने आप वैलिडेट हो जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ तो मैं एग्ज़ाम दे के भी अपने सर्टिफिकेट को रीवैलिडेट करा सकता हूँ, मतलब आगे लेके जा सकता हूँ। दैट इज़ माय चॉइस। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस के भी जवाब दूंगा, तो चलिए मैं आपके कुछ सवालों पे ले चलता हूँ। ये कुछ सवाल हमारे दोस्तों ने पूछे हैं हमारी पिछली वीडियो पे। तो पंकज जी ने पूछा है, सर NISM के कोर्स के लिए मैथ्स आना ज़रूरी है? द आंसर इज़ कि पंकज भाई मैथ्स आना ज़रूरी नहीं है, जो कोर्स में कंटेंट पूछा जा रहा है वो आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ इक्विटी डेरिवेटिव्स की, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले प्रैक्टिकल हैं थोड़े से। वो भी अगर मैं कहूँ 100 मार्क्स में से 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो भी कैलकुलेटर पे करने, वो भी ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है आपके पास। आपको अपने हाथों में कैलकुलेटर भी नहीं लेके बैठना, कोई पेपर लेकर नहीं बैठना, कोई रफ शीट लेकर नहीं बैठनी, आपने सिर्फ MCQ में टिक करना है। तो कोई मैथ्स जैसा आप सोचते हैं, जिसे मैथ्स सब्जेक्ट माना जाता है, कुछ लोगों को डर लगता है, उसकी कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स, उसमें मैथ्स कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सिवा कोई मैथ्स नहीं है। अगला सवाल गुलशन ठाकुर जी पूछते हैं, सर पेपर कैसे होता है, MCQ या डिस्क्रिप्टिव? तो NISM की जो सर्टिफिकेशन है वो MCQ बेस्ड पेपर्स में है, ठीक है। तीसरा सवाल,
आई रिक्वेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो शो ऑल कोर्सेज बाय टेकिंग थ्रू द वेबसाइट। इन्होंने कहा कि आप हमें वेबसाइट पे एक बार स्क्रॉल करा के सारे के सारे कोर्सेज दिखा दीजिए। वैसे मैंने NISM का एक ये PDF अवेलेबल है, मैंने वो PDF आपके लिए रखा है। इस PDF में NISM के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी देर का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें पासिंग मार्क्स क्या है। कुछ एग्ज़ाम्स में पासिंग परसेंटेज 60 को रखा गया है, कुछ एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज 50 को रखा गया है। तो वो दोनों के दोनों प्रेजेंटेड हैं। क्या एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, किसी ने मुझसे ये भी बात की थी कि क्या सर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखिए, कुछ एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ में नहीं भी होती है। जैसे आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप एक आंसर गलत कर देते हैं तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देखते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैलिडिटी सभी की और 3 साल है। फ़ीस कितनी लगती है ये बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कोर्सेज़ हैं। लेकिन अगर मेरी आप एडवाइस माने कि सबसे पहले एग्ज़ाम आपको कौन सा देना चाहिए, तो आपको ये पेपर नंबर 12 जो है NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स, इस एग्ज़ाम को देना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप दे सकते हैं। उससे क्या है कि कम से कम आप म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स की, कम से कम वो आप बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको इसके कोर्सेज़ के बारे में बता दिया। NISM क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। NISM सेबी की एक एजुकेशनल विंग है। NISM की जो सर्टिफिकेशंस हैं और कंटिन्यूड एजुकेशन आप ले सकते हैं। 150 से ज़्यादा सिटीज़ में इनके सेंटर हैं। 2007 में स्टार्ट हुआ था। इनके टेस्ट कौन कौन एडमिनिस्टर करता है। रीवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट मैंने भी आपको बताया कि आप चाहें तो रीवैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेट कर सकते हैं। जो आपका 3 साल का सर्टिफिकेट है उसके आखिरी साल में आप एक दिन की ट्रेनिंग लेकर उसे अगले 3 साल के लिए कैरी ऑन करा सकते हैं, वरना दोबारा पेपर भी दे सकते हैं। दैट इज़ योर चॉइस। करेक्ट। CPE प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स की आप फ़ीस देखिए तो मुझे लगता है 1500 से 1700-1800 के बीच में है सारी की सारी फ़ीस। तो इनमें से आप कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहें आप ज़रूर दे सकते हैं। राइट। अब इसके बाद और सवाल देखते हैं कि स्टूडेंट्स के और क्या सवाल हैं। विष्णुकांत मनिहर ने और तेजस्विनी शर्मा जी ने और मयंक गोयल ने, तीनों ने ऑलमोस्ट एक ही बात बोली है कि सर सिलेबस का ओवरव्यू चाहिए हमें, यानी आप सिलेबस एक बार ही बताइए। तो क्योंकि मैं एक वीडियो में सारे कोर्सेज़ के सिलेबस के बारे में बात नहीं कर सकता, तो मैंने जो अपना रिकमेंडेशन आपको दिया है कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम आप इक्विटी डेरिवेटिव का दें, तो उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू ज़रूर दे देता हूँ। ये इक्विटी डेरिवेटिव की बुक है जो NISM इंस्टीट्यूट आपको देता है। यानी जब आप एग्ज़ाम के लिए एनरोलमेंट करते हैं, जैसे ही आप एनरोलमेंट करते हैं वहीं पे आपकी बुक आ जाती है डाउनलोडेबल फॉर्म में, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो बुक है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने हमेशा नोटिस किया है कि जो ऑफिशियल बुक होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी होती है, थोड़ी टफ़ लैंग्वेज में लिखी होती है तो ये 160 पेजेस की बुक, पर क्योंकि ये थोड़ी टफ़ लैंग्वेज में लिखी होती है इसीलिए हम इस बुक के सिंप्लीफाइड नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। 600 से भी ज़्यादा MCQ प्रोवाइड करते हैं हम skill91 पे। मेरे कोर्सेज skill91.com पे अवेलेबल हैं इन सब्जेक्ट्स के। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो आप सेल्फ स्टडी से देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं। मैं आपको करिकुलम बता रहा था, तो देखिए ये इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्स का करिकुलम है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री बताई है, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। बहुत से लोगों को स्टॉक में इंडेक्सेस समझ नहीं आती, इंडेक्स कितनी तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि NSE एक इंडेक्स है, राइट। जैसे आप किसी भी तरीके का इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं या आप NSE के अंदर बहुत सारी आप इंडेक्सेस को स्टडी करना चाहते हैं, तो वो कैसे बनी है, किस तरीके से डेवलप हुई हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। फ्यूचर्स क्या हैं, फॉरवर्ड एग्रीमेंट्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, ऑप्शन को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कॉलर पुट, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, ये सब डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम्स, आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स का पूरा इंट्रोडक्शन की ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, क्लियरिंग और सेटलमेंट कैसे होती है। हम तो ऑर्डर दे के भूल जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डर सेटल कैसे होता है, क्या मैकेनिज़्म है उसके पीछे, फिर इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टैक्सेशन किस तरीके से होती है डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट्स की, सेल प्रैक्टिसेस क्या हैं, इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स प्रोवाइडेड हैं। इन 10 चैप्टर्स को मैं
जैसे लगभग इन्होंने ये सारे के सारे चैप्टर लगभग 150 पेजेस में कवर किए हैं, तो हम मान के चलें कि इसी चीज़ को लगभग 50-60 पेजेस में कवर करते हैं। क्रिस्प नोट्स देते हैं, टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स पढ़ाते हैं आपको, और उसके बाद बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। एक बात याद रखिएगा कि जो हम MCQs आपको प्रैक्टिस कराते हैं, अगर आपने वो MCQ 2 बारी प्रैक्टिस कर लिए तो सोच लीजिए कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं आपने सुना हुआ पढ़ा हुआ होगा। आप बहुत अच्छा 90+ मार्क्स ज़रूर स्कोर कर सकते हैं अगर आपने 2 बार वो MCQs अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हों, नोट्स और बुक हमारी पढ़ लेने के बाद, हमारे लेक्चर्स देख लेने के बाद। तो ये मैंने करिकुलम डिस्कस कर लिया आपके साथ इक्विटी डेरिवेटिव के कोर्स का। अब हम वापस चलते हैं, कुछ और लोगों के डाउट्स थे बच्चों के। पीयूष ने पूछा कि सर टेस्ट का रिज़ल्ट कितने टाइम में आता है, तो मैंने कहा ये ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर पे होता है। जैसे ही आप एंटर क्लिक करते हैं आखिर में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, यानी कि आपको रिज़ल्ट हैंड टू हैंड मिल जाता है कि आपका स्कोर क्या आया है। लेकिन सर्टिफिकेट आने में 15 दिन लगते हैं, क्योंकि वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो आपने कोई चीटिंग तो नहीं करी, कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं करा, वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिटेल्स चेक होती हैं और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में और पिछली वीडियो में मैंने अपने सर्टिफिकेट्स दिखाए थे, वैसे ही सर्टिफिकेट आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन्हें डाउनलोड करके अपनी हार्ड प्रिंट भी करा सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास। इनफैक्ट अगर आप किसी को कंसल्टेशन देते हैं तो आप उन्हें अपनी दीवार पे लगा सकते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि आपके पास जो आप बोल रहे हैं उस चीज़ का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। सुवर्णा लथा जी ने पूछा है कि उन्होंने NISM के करिकुलम के लिए प्रिपरेशन की थी, बट अनेबल टू गिव एग्ज़ाम ड्यू टू लॉकडाउन, एनी अदर ऑप्शंस। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रिपरेशन की है पर लॉकडाउन की वजह से उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। हो सकता है उनकी सिटी के अंदर एग्ज़ाम बंद हो गए, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की सिटीज़ के अंदर बंद हो गए थे एग्ज़ाम बीच में। तो अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एनरोलमेंट पे जाएं, अपना पसंदीदा एग्ज़ाम जो है वो सिलेक्ट करें। जब सिटी सिलेक्ट करेंगे तो सिटी की जगह आप ऑनलाइन को सिलेक्ट कीजिए। ऑनलाइन सिलेक्ट करने के बाद जब एग्ज़ाम सिलेक्ट करना होगा, सेंटर सिलेक्ट करना होगा, तो एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर को सिलेक्ट करें और आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। ऑल्सो फ्रॉम विच सर्टिफिकेट फर्स्ट वी शुड स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से आपको इक्विटी डेरिवेटिव का कोर्स पहले करना चाहिए। पुनीत देतानी जी, व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर वी कैन नो अबाउट द डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। पुनीत ने कहा कि कौन सी वो वेबसाइट है जिससे हमें इन सर्टिफिकेशंस के बारे में पता लगता है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा। दोस्तों ये आपके सामने NISM की सर्टिफिकेशन की पूरी की पूरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं आपके। ये कोर्सेज़ आप जान सकते हैं कि ये इनका प्राइस क्या है, कितनी देर का एग्ज़ाम होता है, कितनी पासिंग मार्क्स हैं, कितने नेगेटिव मार्क्स हैं, ये सारे के सारे आपको पता लग जाएंगे इसी विंडो में। तो आप ये देख सकते हैं कि 25 कोर्सेज़, इनफैक्ट और भी ज़्यादा कोर्सेज़, लगभग 30 कोर्सेज़ इस वक्त ऑफ़र कर रहा है, बट ये सारे के सारे एक ही वक्त पे ऑफ़र नहीं होते हैं। तो लगभग 30 कोर्सेज़ इस वक्त NISM ऑफ़र कर रहा है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्टिफिकेशंस में ज़रूर ये चेकआउट कर सकते हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं और स्टूडेंट्स के सवालों पे। तो पुनीत दत्तानी जी, मैंने आपके आंसर दे दिए हैं। आकाश अग्रवाल जी ने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NCFM एंड NISM एंड विच इज़ मोर बेटर। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है, तो मैं आपको बता दूं NISM जो है वो सेबी की बॉडी है, ठीक है, मतलब सेबी के अंतर्गत आती है। मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको दे दूं। सेबी सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर है, यानी वो पूरे भारत का रेगुलेटर है जिसके अंडर सभी स्टॉक एक्सचेंजेस चलती हैं, यानी सभी के सभी स्टॉक एक्सचेंजेस उन्हीं के अंडर काम करती हैं। किसके अंडर? सेबी के अंडर। तो सेबी वो गाइडलाइंस बनाने वाली सेंट्रल बॉडी है जो सभी एक्सचेंजेस को गवर्न करती है, ऑलराइट। लेकिन उन एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आई होप सेबी आपको पता चल गया कि सेबी सेंट्रल बॉडी है, NSE उसके अंदर एक बॉडी है। अब ये दोनों ही एजुकेशंस प्रोवाइड करती हैं। सेबी जब एजुकेशन प्रोवाइड करती है और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है तो उसके इंस्टीट्यूट का नाम है NISM, पर जबकि NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो जब अपने कोर्सेज प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, तो उसका नाम होता है NCFM, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी सर्टिफिकेशंस फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, NCFM, ठीक है जी। यानी NSE
कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन है। देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी इंस्टीट्यूट्स, जो ये इंस्टीट्यूट हैं दोनों के दोनों स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तरीके से लीगल पावर उनके पास इन्वॉल्व है, तो मैं दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि सेबी जो है वो सेंट्रल रेगुलेटर है। सेबी की काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी मतलब जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पे किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं, तो आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेशन होना कंपलसरी है, क्योंकि वो सेबी के द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेशन है। तो सेबी की NISM जो है उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस कंपलसरी हैं करना, यानी अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेशंस आपको लेनी ही पड़ेंगी। सिर्फ इस एंगल से मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को इस मुद्दे पे ऑफेंड कर दूं, बट नो ऑफेंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि NISM एनी डे एक बेटर इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो सेबी द्वारा चलाया जाता है और सेबी सेंट्रल रेगुलेटर है। NSE सिर्फ एक एक्सचेंज है। एक एक्सचेंज की सर्टिफिकेशन लेने से अच्छा मुझे लगता है आप सेंट्रल रेगुलेटर की एक सर्टिफिकेशन लें जो पूरे भारत में चलती है। दिस इज़ माय परसेप्शन। ये आपके लिए व्यू पॉइंट अलग भी हो सकता है। सिद्धि ने पूछा है कि सर बाय दीज सर्टिफिकेशन कैन वी स्टार्ट आवर ओन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, आप अपनी इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। देखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा आपने जहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ योर विश। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि कम से कम उन्हें उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो और उसके बाद वो पैसा लगाना स्टार्ट करें। तो अगर आप ये कहें कि क्या उस प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे हो जाएगी इन कोर्सेज़ में, द आंसर इज़ येस। बट क्या उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही होगी। आपने पूछा कि क्या आपको कोई जॉब मिल सकती है NSE या BSE में। देखिए, NSE BSE में बहुत सारी जॉब्स के लिए ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेशन प्राप्त की हुई हैं तो आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे जॉब मिलती है या नहीं मिलती वो आपके इंटरव्यू, आपके बाकी के स्किल्स, आपकी अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड और बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ख्याति ने पूछा है कि व्हाट स्टडी मटेरियल टू रेफर, विल इट बी प्रोवाइडेड बाय NISM। तो मैं आपको फिर से एक बताना चाहूँगा ख्याति कि NISM अपनी बुक आपको ज़रूर देता है डाउनलोडेबल फॉर्म में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको बुक हार्ड कॉपी में बाय करनी हो तो टैक्समैन से आपको बुक बाय करनी होती है ऑनलाइन, और वो आपके घर डिलीवर कर देंगे। लेकिन वो एक मेथड है अगर आपको बुक हार्ड कॉपी में चाहिए, वरना सॉफ्ट कॉपी में यानी PDF फॉर्म में आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप एनरोलमेंट एग्ज़ाम की कर लेते हैं। और हमसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको अपने शॉर्ट नोट्स देते हैं, उसी बुक के शॉर्ट नोट्स हम आपको बना के देते हैं और अपने बनाए हुए MCQs देते हैं ताकि आप उन पर प्रैक्टिस कर सकें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजीली आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आप समय ठीक देते हैं। लगभग 2-3 हफ्ते का अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई एक सर्टिफिकेशन जब आप उठाते हैं तो 2-3 हफ्ते में बहुत ईजीली आप उसे पढ़कर उसका एग्ज़ाम दे के क्लियर कर सकते हैं। अनमोल ने पूछा कि सर कौन सी सर्टिफिकेशन से स्टार्ट करें। तो मैं बता ही चुका हूं दोस्त कि आपको इक्विटी डेरिवेटिव से स्टार्ट करना चाहिए एज़ पर माई नॉलेज। चैतन्य शाह ने, अभिनव सोंकार ने और अमृता ने, तीनों ने लगभग एक ही सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि आपने जो सर्टिफिकेट दिखाया है हमें मेरा अपना सर्टिफिकेट मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, तो वो 3 साल की वैलिडिटी है। क्या इसका मतलब क्या है? ये तो 3 साल की वैलिडिटी है, क्या उसके बाद मतलब क्या होगा कि क्या उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, क्या वो चलेगा या नहीं, ऐसा पूछा उन्होंने। तो देखिए, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल है। या तो आप 3 साल ख़त्म होने से पहले एक बार दोबारा एग्ज़ाम देके अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़वा लें। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा आपसे पढ़ना, बुक खोलना, पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए NISM ने ECPE भी अलाउ कर दिया है। CPE मैंने आपको बता ही दिया कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। क्योंकि देखिए होता क्या है, ये जो मार्केट्स है ना, फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत तेज़ी से चेंज होती है, इनमें नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप नए रूल्स के साथ अपडेटेड रहें। ताकि आप नए रूल्स के साथ अपडेटेड रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि 3 साल के बाद कम से कम एक दिन आप पढ़ाई ज़रूर करें, तो उसे CPE बोलते हैं। वो पहले ज़माने में तो भाई पैसे दिया करते थे, एडमिशन लेते थे, एक दिन का कोर्स होता था, 5-6 घंटे क्लास चलती थी, वहाँ जाते थे, खाना वाना भी खाते थे होटल में बैठ के, और वो सब कुछ चलता था। लेकिन अब कोविड के टाइम्स में इसे भी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया, यानी ऑनलाइन कर दिया गया। आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं,
3.5-4 घंटे की क्लास होती है, आप उसे अटेंड करते हैं। उसमें कुछ क्विज़ेज़ होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं, वो सब आप करते हैं और आपका सर्टिफिकेट अगले 3 साल के लिए वैलिडेट हो जाता है, यानी आपको एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ता। तो अगर आई होप कि शायद आपका सवाल यही पूछना चाहता था कि क्या एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। द आंसर इज़ पार्शली येस, पार्शली नो। एग्ज़ाम दोबारा दे के भी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है, एग्ज़ाम बिना दिए भी वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है अगर आप CPE ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। अमित मिश्रा जी ने कहा कि प्लीज़ आप इक्विटी एनालिस्ट NISM सीरीज़ 15 का भी कोर्स लॉन्च कर दीजिए। ज़रूर अमित, बहुत जल्दी हम और कोर्सेज लाने वाले हैं जो कि हमारी वेबसाइट Skill91 पे आपको मिलते चले जाएंगे। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूँ कि इस लॉन्ग वीडियो में आपको अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, और अगर आपके कोई और सवाल रह गए हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछें। इस वीडियो में चैट में आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में उन सवालों के जवाब ज़रूर दे पाऊँ। और मैं फिर से एक बारी बताना चाहूँगा, Skill91 वेबसाइट है जिस पे अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है, OVER। अगर आप ओवर कोड को यूज़ करते हैं तो 20% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। और अभी मेरे ये 2 कोर्सेज़ उस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और बहुत जल्दी हम और भी NISM की सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद आप भी ऐसी सर्टिफिकेशंस ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं और इस नॉलेज से आप बहुत कुछ आगे सीख सकते हैं। मैं फिर से एक बारी बोलना चाहूँगा, ये सर्टिफिकेशंस किसी जॉब की या किसी प्रमोशन की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा मानें कि ये गारंटी होना चाहिए, इससे जॉब मिलना चाहिए, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक ऐसी सर्टिफिकेशन जो आपने 2-3 हफ्ते में प्राप्त की है, लगभग 2-3 हज़ार रुपये स्पेंड करके, उस पर आपका पूरा करियर नहीं चल सकता। पर हाँ, अगर आप फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेशन श्योरली आपको एक एडवांटेज देती हैं बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। अगर आप किसी भी जगह इंटरव्यू पे जाते हैं और आपके ये सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं तो आप अपने CV में यूज़ कर सकते हैं एज एन एसेट, ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क समझ आए और वो ज़रूर इन कोर्सेज से रिलेटेड सवाल पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, जिन्हें कि आप ईज़िली जवाब दे पाएंगे और बहुत ईज़िली अपने इंटरव्यूज़ क्रैक कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर सर्टिफाइड यू हैव अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन, जिसकी वजह से कि मुझे लगता है आगे के बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्लस कुछ फील्ड्स में, कुछ जॉब्स में, कुछ इन्वेस्टमेंट हाउसेज में, कुछ बैंक्स में, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज़ में ये सर्टिफिकेशंस कंपलसरी हैं, तभी आपको जॉब मिल सकती है, वरना जॉब मिल ही नहीं सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब हम जल्दी ही मिलेंगे NISM की सर्टिफिकेशन की क्लासेस में। कोई भी सवाल हो आप बेझिझक चैट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ।